वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया। क्या भारतीय सेना को दी गई स्वीडिश तोपें सच में देश की रक्षा के लिए जरूरी थीं या राजनेताओं के विदेशी बैंक खातों को भरने का एक जरिया थीं? कैसे एक विदेशी रेडियो स्टेशन के खुलासे ने भारत की सबसे बड़ी ताकतवर सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया? आइए खोलते हैं स्वीडन पुलिस की खुफिया फाइलें और दलाली की उन डायरियों का सच। साल 1987 भारत में एक ऐसे युवा प्रधानमंत्री की सरकार थी जिनके पास 400 से ज्यादा सांसदों का प्रचंड बहुमत था। उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था। लेकिन 16 अप्रैल 1987 को भारत से 6000 किलोमीटर दूर स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन ने एक ऐसी खबर प्रसारित की जिसने इस क्लीन इमेज को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। खबर थी कि भारत को 155 mm की बोफोर्स तोपें बेचने के लिए स्वीडन की कंपनी ने भारतीय राजनेताओं और बिचौलियों को 64 करोड़ रुपए की दलाली यानी रिश्वत दी है। वो 64 करोड़ रुपए जो आज के समय में हजारों करोड़ रुपए के बराबर हैं। आज हम आपके सामने रखेंगे स्वीडन के पूर्व पुलिस प्रमुख के वो कबूलनामे और मार्टिन आडरबो की डायरी के वो पन्ने जिसमें क्यू नाम के एक रहस्यमयी इतालवी नागरिक का जिक्र था। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी रक्षा सौदों को विदेशी दलालों के हाथ बेच दिया गया। ये पूरा मामला तब सामने आया जब भारत सरकार ने 1986 में स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के साथ 400 तोपों की खरीद का 1437 करोड़ का एक सौदा किया। सरकार ने संसद में दावा किया कि सौदे में कोई बिचौलिया नहीं था। लेकिन 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया कि बोफोर्स ने यह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए स्विस बैंक खातों में भारी रिश्वत जमा की है। इस पूरे सच को भारत तक लाने का काम किया चित्रा सुब्रमण्यम ने, जो उस समय जिनेवा में द हिंदू अखबार की एक निडर खोजी पत्रकार थीं। चित्रा ने इस मामले को लेकर सैकड़ों दस्तावेजों की जांच की। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान चित्रा का संपर्क स्टेन लिंडस्ट्रॉम से हुआ। स्टेन लिंडस्ट्रॉम कौन थे? वे स्वीडन पुलिस के पूर्व प्रमुख थे जो इस घोटाले की जांच कर रहे थे। सालों बाद लिंडस्ट्रॉम ने यह खुद कबूल किया कि उन्होंने ही चित्रा सुब्रमण्यम को वो 350 से ज्यादा खुफिया दस्तावेज लीक किए थे, क्योंकि स्वीडन और भारत की सरकारें इस सच को दबाना चाहती थीं। लिंडस्ट्रॉम के उन दस्तावेजों ने यह साबित कर दिया कि बिचौलियों को कमीशन के नाम पर रिश्वत दी गई थी। जब स्वीडन में इस मामले की जांच तेज हुई तो बोफोर्स कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आडबो की एक निजी डायरी पुलिस के हाथ लगी। ये डायरी इस घोटाले का सबसे बड़ा सबूत थी। इस डायरी में मार्टिन ने साफ साफ लिखा था कि भारत में एक व्यक्ति है जो ये पूरा सौदा कंट्रोल कर रहा है और उसका नाम डायरी में सिर्फ क्यू लिखा गया था। सरल भाषा में समझें, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे देश में अपना बड़ा टेंडर पास करवाना चाहती है तो वो सीधे मंत्रियों से बात नहीं करती, वो दलालों को हायर करती है जिनकी मंत्रियों तक सीधी पहुंच होती है। कंपनी दलाल को कमीशन देती है और दलाल उसमें से कुछ हिस्सा नेताओं तक पहुंचाता है। यही होती है रिश्वत। डायरी में मार्टिन ने क्यू के बारे में लिखा था कि उस क्यू को पैसे मिलने चाहिए वरना पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकता है। जब भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सालों बाद इस क्यू की पड़ताल की तो पता चला कि यह क्यू कोई और नहीं बल्कि ओट्टावियो क्रोतोची था। अब सवाल यह उठता है कि अगर ओट्टावियो क्रोतोची था तो वो कौन था? वो इटली का एक व्यवसायी था जो स्नाम प्रोगेटी नाम की एक इतालवी कंपनी का भारत में प्रतिनिधि था। हैरानी की बात यह है कि क्रोतोची हथियारों का व्यापारी भी नहीं था, वो फर्टिलाइजर यानी खाद की कंपनियों का काम देखता था। लेकिन उसकी भारत के प्रधानमंत्री आवास तक बेरोक टोक सीधी पहुंच थी। जोगिंदर सिंह, जो भारत के पूर्व सीबीआई निदेशक थे और जिन्होंने बोफोर्स मामले की जांच की थी, उन्होंने अपनी किताब इनसाइड सीबीआई में इस सिस्टम की सबसे बड़ी बेशर्मी का खुलासा किया है। जोगिंदर सिंह लिखते हैं कि जब जुलाई 1993 में स्विट्जरलैंड की अदालत ने क्रोतोची के सीज किए गए बैंक खातों की जानकारी भारत देने का फैसला किया तो भारत सरकार घबरा गई। 23 जुलाई 1993 को सीबीआई क्रोतोची को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन रातों रात
बिना किसी रोक टोक के 29-30 जुलाई 1993 को क्रोतोची अपने परिवार के साथ चुपचाप भारत से हमेशा के लिए भाग गया। सरकार के कुछ सबसे ताकतवर लोगों ने सीबीआई को वारंट जारी करने से रोक दिया था। भोपाल गैस कांड के वारेन एंडरसन की तरह बोफोर्स का क्रोतोची भी देश के कानून का मजाक उड़ाकर सुरक्षित निकल गया। 1989 के लोकसभा चुनाव हुए और बोफोर्स घोटाले की वजह से राजीव गांधी की सरकार चुनाव हार गई। लेकिन क्या वो तोपें सच में खराब थीं? इसका जवाब हमें 1999 के कारगिल युद्ध में मिला। जब पाकिस्तानी घुसपैठिए 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे, तब यही बोफोर्स तोपें भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र साबित हुईं। बोफोर्स की शूट एंड स्कूट यानी फायर करके तुरंत अपनी जगह बदल लेने की क्षमता ने पाकिस्तानियों के हौसले पस्त कर दिए। सरल भाषा में समझें तो तोप अपनी जगह बेहतरीन थी, लेकिन उसे खरीदने की प्रक्रिया बेईमान थी। जैसे अगर आप अच्छी अपने लिए कोई गाड़ी खरीदें, लेकिन डीलर आपको गाड़ी देने के लिए 5 लाख रुपए ऊपर से घूस मांग ले, तो गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन आपने भ्रष्टाचार का साथ दिया। तोप ने तो अपनी वफादारी साबित कर दी, लेकिन इस घोटाले ने भारत की रक्षा खरीद की प्रक्रिया को इतना डरा दिया कि अगले 30 सालों तक भारत ने सेना के लिए कोई नई बड़ी तोप खरीदी ही नहीं। नेता डर गए थे कि कहीं कोई नया बोफोर्स घोटाला ना हो जाए। इस राजनीतिक डर का सीधा नुकसान हमारी सेना की ताकत को हुआ। तो दोस्तों, बोफोर्स घोटाला सिर्फ 64 करोड़ रुपए की चोरी नहीं थी, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किया गया सबसे भद्दा मजाक था। जब देश का सिपाही सीमा पर अपनी छातियों को गोलियों के सामने रखता है, तो वो ये सोच कर रखता है कि जो हथियार उसके हाथ में है, उसे खरीदने वालों की नीयत साफ होगी। लेकिन जब दलालों के जरिए हथियार खरीदे जाते हैं और रक्षा सौदे ज़रूरत के आधार पर नहीं, कमीशन के आधार पर होते हैं, तो समझिए ये कितना बड़ा देश के साथ धोखा है। ये घोटाला आपको सिखाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं, ये सीधे तौर पर आपके देश की सरहदों को कमज़ोर करता है। जब एक देश रक्षा सौदों में पारदर्शी नहीं होता, तो वह अपने दुश्मनों को खुद मजबूत कर रहा होता है। सत्य के लिए सवाल पूछें, क्योंकि आपका टैक्स ही देश की सुरक्षा का बजट है। 1990 का दशक शुरू हो चुका था। राजनीतिक अस्थिरता ने देश को अंदर से खोखला कर दिया था, और फिर आया वो साल जब भारत पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था। हमारे पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकट की। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें अपना 67 टन सोना रातों रात बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजना पड़ा, और कैसे IMF की कड़वी दवा ने भारत में उदारीकरण की नींव रखी और एक नए भारत को जन्म दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में अर्थव्यवस्था की उन फाइलों के साथ जिन्होंने आपकी और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो सच देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्राइम नैरेटिव। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया।